बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर समझ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालते हैं और उसकी परिभाषा लिखते हैं। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार क्या है कि किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है वही उस वस्तु की उस दिए गए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा होती है। और उसका फार्मूला U बराबर आया था -GmE/m/r। यमी जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, यम उस वस्तु का द्रव्यमान है और r दूरी है पृथ्वी के केंद्र से जहां तक उसको लाया गया है। तो इसका मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, अर्थात जो है उस वस्तु को लाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ा बल्कि कार्य प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि हम वस्तु को छोड़ देते तो वो वस्तु खुद अपने आप गुरुत्वाकर्षण के कारण चलती। तो हमें क्या करना पड़ा था, उसको रोकना पड़ा था जिससे कि उसमें त्वरण न उत्पन्न हो सके। बिना त्वरण के लाना है, अनंत से उस दिए गए बिंदु तक बिना त्वरण के लाना है, उसमें आवेग परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ। यदि इस पिंड को इतनी ऊर्जा और दे दी जाए, जो ये सूत्र प्राप्त हुआ है, मतलब इतनी ऊर्जा दे करके इसकी कुल ऊर्जा शून्य कर दी जाए, तो यह पिंड जाने के लिए, पृथ्वी तल से जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, कहीं भी जा सकता है। फिर तो आज कुछ ऐसा ही अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें कि हम उपग्रहों का कक्षीय वेग के बारे में बात करेंगे और फिर हम पलायन वेग को समझेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ग्रह तो होते ही हैं हमारे, जो है अंतरिक्ष में 8 ग्रह हैं और उन ग्रहों, उनमें से कुछ ग्रहों के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड उनका चक्कर लगा रहे हैं। तो जो पिंड ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। जो 8 ग्रह हैं उसमें जो सूर्य के नजदीक 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा ग्रह है जो है बृहस्पति। हालांकि उससे पहले मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के देखिए 2 उपग्रह हैं, मैंने लिख रखा है। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं और शनि के 31 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। हमने यहां पर हालांकि उपग्रह के बारे में लिख रखा है, जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो ये प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी प्रकृति में पहले से ही मौजूद उपग्रह हैं। ये ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं और ये उनके उपग्रह की संख्या दी गई है। इसके अलावा जो है कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देश अपने अपने उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि उपग्रह के अंदर बहुत सारे उपकरण जो है लगाए जाते हैं। इनका अलग अलग उद्देश्य होता है कि उपग्रह स्थापित करने का अपना अपना उद्देश्य है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उस उपग्रह को रॉकेट की मदद से एक निश्चित ऊंचाई में स्थापित किया जाता है उसके उपयोग के अनुसार। तो किसी भी उपग्रह को स्थापित करने के लिए रॉकेट की मदद से उसको ले जाया जाता है उस निश्चित ऊंचाई पर, और फिर वहां पर उसको उसकी कक्षा में एक नियत वेग, ऊंचाई के अनुसार एक जो है नियत वेग दे दिया जाता है। यानी पर्टिकुलर ऊंचाई तक ले गए, जिस कक्षा में जितनी ऊंचाई पर उसको स्थापित करना था वहां तक ले जाने के बाद पृथ्वी से ही उसको नियंत्रित किया जाता है और उस कक्षा में उसकी ऊंचाई के अनुसार एक निश्चित वेग प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद वह उपग्रह
जो कि कृत्रिम है, वो उसी वेग से लगातार जो है गति करता रहता है अपनी निश्चित कक्षा में। वहां पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा होता, क्योंकि वायुमंडल होता नहीं है, इसलिए उसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती और वो लगातार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और जिस पर्पज के लिए उसको भेजा गया है वो वहां से जो है पृथ्वी पर स्थित केंद्रों पर इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। तो आजकल जो है कृत्रिम उपग्रहों के बहुत सारे उपयोग हैं, इनको डिटेल में बात करेंगे। आज पहले समझते हैं कि जो उपग्रह किसी कक्षा में स्थापित किया जाता है तो उसका जो कक्षीय वेग होता है वो उसे जो है उसका फार्मूला निकालेंगे। उसकी परिभाषा तो साधारण है कि कोई उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से परिक्रमा करता है उसे उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। तो हमने यहां पर नोट कर रखा है कि जो है उपग्रहों का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। कोई उपग्रह अपनी कक्षा में जिस निश्चित वेग से ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। यहां पर बात हुई है निश्चित वेग, उसका वेग निश्चित रहता है, वेग न तो घटता है न बढ़ता है। और यह वेग जो है उस की कक्षा यानी पृथ्वी के तल से जितनी ऊंचाई पर उसको स्थापित किया गया है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है, पहले से ही कैलकुलेट कर ली जाती है और फिर उसकी ऊंचाई के अनुसार उसको वही कक्षीय वेग दे दिया जाता है और फिर वो लगातार उसी वेग से उस अपनी कक्षा में गति करता रहता है। तो इसको समझते हैं, इसका फार्मूला निकालते हैं। परीक्षा में फार्मूला निकालने को आता है कि उपग्रह का के कक्षीय वेग को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र निकालिए या सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए समझते हैं। तो परिभाषा यहां से नोट कर सकते हैं कि उपग्रह का कक्षीय वेग की परिभाषा क्या है। कोई उपग्रह अपनी कक्षा में जिस निश्चित वेग से ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। कि कक्षीय वेग के लिए सूत्र माना कोई यम द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किया गया है। यह उपग्रह अपने वृत्तीय पथ में एक निश्चित वेग v0, जिसको हम कक्षीय वेग, निश्चित वेग का मतलब ये कक्षीय वेग है, से यह उपग्रह अपने वृत्तीय पथ पर एक निश्चित वेग से, कक्षीय वेग से गति कर रहा है। यहां पर हम ये ले लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है तथा इसकी त्रिज्या जो है
आर ई ले लेते हैं। चित्र के अनुसार जरा समझिए वो क्या है। हम जो उपग्रह है उसकी कक्षा वृत्ताकार ले रहे हैं। देखिए ये मान लिया हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है और इसके केंद्र से आर दूरी पर यहां पर मान लिया ये उपग्रह पृथ्वी केंद्र से आर दूरी पर ये अपनी वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। ये इसका की कक्षा हो गई। तो इस उपग्रह जिसका द्रव्यमान यम है और पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, तो इसके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो यही आकर्षण बल इस उपग्रह को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो यहां पर जो उपग्रह को अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो कहां से प्राप्त होगा? पृथ्वी और उस ग्रह के बीच लगने वाले आकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो उपग्रह तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा? F बराबर होगा जी एम ई एम बटे आर का वर्ग। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से इस उपग्रह तक की दूरी स्मॉल आर मैंने ले रखी है। यह जो है बल ही इस उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। वृत्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कितना होता है? सूत्र मालूम होना चाहिए इसके लिए। अभिकेंद्र बल बराबर होगा एम द्रव्यमान उपग्रह का, उसका कक्षीय वेग mv² बटे आर। यह फार्मूला है अभिकेंद्र बल का। यह अभिकेंद्र बल उसे गुरुत्वीय बल से प्राप्त होगा। मतलब इसको हमें किसके बराबर लिखना है? mv² बटे आर बराबर होना है इसके r²। अब v0 का मान, v0 का मान पता कर लीजिए। यही कक्षीय वेग है और यहां पर देखिए द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाता है और एक आर इसके आर से कट जाएगा तो एक आर बच जाएगा। तो v² बराबर हो गया GME बटे आर, या कहें v0 बराबर हो गया, v0 भी पढ़ते हैं इसको, वर्गमूल GME बटे आर। अब आर का मान यदि हम पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है, यदि ये सब फार्मूला 1 पहला हो गया, यदि उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो r बराबर हो जाएगा RE प्लस h। देखिए ये जो है RE है और ये हमने h दे दिया, तो RE में h जोड़ देंगे तो पूरा r के बराबर हो जाएगा। तो एक नया सूत्र बन जाएगा। वैसे आपको एग्जाम में आता है तो यहीं तक लिख दीजिए, है ना। यहां तक हो गया, फार्मूला निकल गया, बहुत आसान है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में
कुछ दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका एक अलग से फार्मूला निकाल रहे हैं, है ना। तो ये V नॉट बराबर हो जाएगा वर्गमूल GME बटे RE प्लस H। ठीक, ये फार्मूला हो गया नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये, समीकरण नंबर 2 ये है। एक और फार्मूला होता है, देखिए, चूंकि G बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है GME बटे RE का वर्ग। तो यहां से हम GME का मान निकाल लेते हैं, तो वो आता है GRE का वर्ग। ये मान यहां पर रख देते हैं, तो एक तीसरा फार्मूला प्राप्त हो जाता है कक्षीय वेग का, वो हो जाएगा GRE स्क्वायर बटे RE प्लस H। तो समीकरण हमारी 3 हो गई। देखिए 2 और 3 से या पहले से भी क्या स्पष्ट है कि जो कक्षीय वेग है, उपग्रह का कक्षीय वेग केवल और केवल पृथ्वी तल से ऊंचाई या कहीं पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है। वो उपग्रह पृथ्वी से कितना दूर है उस पर निर्भर करेगा। देखिए जी यहां पर क्या है, ये तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान फिक्स है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स ही है, पृथ्वी की त्रिज्या भी फिक्स है। तो इसमें परिवर्तनशील क्या है, H परिवर्तनशील है। या यहां पर कहें कि उस उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई R जो है, दूरी जो है, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी R है, उस पर निर्भर कर रहा है। इस सूत्र से भी यही पता लग रहा है कि उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है वो इस पे निर्भर। समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह की पृथ्वी से दूरी पर ही निर्भर करता है। अब ये देखिए, ये हर में है, H क्या है, हर में है, तो इसका मान जितना अधिक होगा उतना ही V का मान कम होगा। अतः कोई उपग्रह पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा उसका कक्षीय वेग जो होगा उतना ही कम होगा। और जितना कोई उपग्रह पृथ्वी के पास होगा उसका कक्षीय वेग उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो उपग्रह पृथ्वी के नजदीक होंगे वो ज्यादा तेजी से परिक्रमा कर रहे होंगे, और जो दूर होंगे वो उसकी अपेक्षा कम गति से परिक्रमा कर रहे होंगे। क्योंकि कक्षीय वेग जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है, या कहें पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई जो है बदलेगी, उपग्रहों का एक वेग जो होगा वो निश्चित वेग इस फार्मूले से रख करके प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इस फार्मूले में रख सकते हैं। ये सब मान पहले से निश्चित हैं। पृथ्वी की त्रिज्या निश्चित है, पृथ्वी का द्रव्यमान निश्चित है, बस ऊंचाई का मान रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए कि उस उपग्रह को उस पर्टिकुलर कक्षा में स्थापित करने के लिए कितना कक्षीय वेग देना होगा। उतना कक्षीय वेग दे दिया जाता है। उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़े बिना लगातार उसी में गति करता रहता है और उसका वेग भी नियत रहता है। अब हम बात करते हैं पलायन वेग की। फार्मूला हमें याद रखना है, और यहां पर हम यदि थोड़ा और इसमें कर लें, ये फार्मूला जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम यदि h का मान 0 मान लें, मतलब क्या कंडीशन लगाएं, यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत निकट है,
अर्थात h का मान बहुत कम है उसकी त्रिज्या से। तो समीकरण 3 में h को शून्य के बराबर ले लेते हैं तो v नॉट बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिएगा GRE² बटे RE, तो ये RE से एक RE कट जाएगा तो v 0 बराबर हो जाएगा GRE और वर्ग। ये उस उपग्रह का कक्षीय वेग होगा जो पृथ्वी के बहुत ही नजदीक गति कर रहा है, और इसका मान जो आता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है जब हम वैल्यू रख देते हैं g और पृथ्वी की त्रिज्या की। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये फार्मूला नोट कर देते हैं। ये वैसे तो ये सब ठीक है, लेकिन जहां पर हमें उसका संबंध निकालना होगा किसका, कक्षीय वेग और पलायन वेग का, तो हम इस फार्मूले को फिर से प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे उपग्रह के परिक्रमण काल की, कि उपग्रह जो है उस ग्रह का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है ना। उपग्रह का परिक्रमण काल, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। कोई उपग्रह दिए गए ग्रह का एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कहते हैं। मतलब परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, परिक्रमण काल बराबर t बराबर हो जाएगा, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो उसकी वृत्तीय पथ की परिधि, वृत्तीय कक्षा की परिधि बटे कक्षीय वेग। अब यहां पर t बराबर हो जाएगा वृत्तीय कक्षा की परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो 2π और r जो है वो RE प्लस हम h यहां लिख लेते हैं, और कक्षीय वेग भी इसी के आधार पर हम लिखते हैं। तो कक्षीय वेग का जो फार्मूला हमारा आया था वर्गमूल GME बटे RE प्लस h, कक्षीय वेग से हमने भाग दे दिया इसको। अब थोड़ा इसको हल कर लेंगे तो हमें एक नया सूत्र मालूम हो जाएगा, वो होगा परिक्रमण काल का। अलग अलग जैसे हमने कक्षीय वेग का अलग अलग फार्मूला निकाला, वैसे इसका भी निकाल सकते हैं, परिक्रमण काल का भी। तो t का मान देखिए, ये हो गया 2π और ये RE प्लस h है, और ये क्या होगा, उलट जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा RE प्लस h बटे GME, ये हो गया। तो ये फार्मूला यही हो गया, पहला फार्मूला हो गया। अब हम इसको, यदि इसको अंदर ले जाएं, RE प्लस h को अंदर ले जाएं तो ये वर्ग होकर के अंदर जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो ये अंदर यहां पर वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, और जब वर्ग होगा इसका, फिर ये RE प्लस h पहले से मौजूद है तो उसकी गुणा हो जाएगी, तो RE प्लस h की घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। जैसे समझो, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई वर्गमूल है
वर्गमूल में x बाहर अंदर है और बाहर भी x है, तो हम इसको कैसे ले जाएंगे अंदर? देखिए x का वर्ग गुणा x, भाई क्योंकि ये बाहर आया हुआ है ना, इसके ऊपर तो वर्गमूल है नहीं, जब वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो ये वर्ग होकर के जाएगा ना, इस तरह से x की घात 3 हो जाएगा। तो वही बात हम यहां पर कर रहे हैं, इसको अंदर ले जा रहे हैं, तो ये re प्लस h की घात 3 हो जाएगी। तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई वर्गमूल re प्लस h की घात 3 बटे GME। ये एक फार्मूला हो गया। अब GME की जगह पर हम लिख देते हैं, चूंकि GME बराबर होता है GRE का स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण के फार्मूले के आधार पर यदि यहां ये रख देते हैं तो हमें एक नया और फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई वर्गमूल RE प्लस h की घात 3 बटे GRE स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 है। परीक्षा में आता है तो आपको ये तीनों समीकरण नहीं लिखनी है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए उसका। कोई एक समीकरण मान लिया यहां तक लिख करके छोड़ देंगे, यहां तक लिख सकते हैं। अच्छा, अब यदि हम यहां पर क्या कर लें, h का मान बहुत कम ले लें, मतलब उसकी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ऊंचाई जो है बहुत कम है, तो इसको शून्य मान लेते हैं, है ना। यदि h जो है बहुत छोटा है RE से, तो h को छोड़ सकते हैं। छोड़ने पर इसको h को छोड़ दीजिए तो ये हमें लगभग जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला होता है वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई वर्गमूल, यहां पर क्या आ जाएगा, RE की घात 3 हो जाएगी, h तो शून्य हो गया, और अब बटे GRE स्क्वायर और हुआ। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें चौथा फार्मूला प्राप्त होगा। t बराबर हो जाएगा 2 पाई वर्गमूल, देखिए ये कट जाएगा इससे, तो RE ऊपर आ जाएगा और G नीचे हो जाएगा। तो एक ये चौथी समीकरण परिक्रमण काल के लिए आ गई है। उपग्रह के परिक्रमण काल का ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो कोई एक फार्मूला निकालते हैं, बस कैसे प्राप्त करते हैं ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें यदि मान लिया कोई आंकिक प्रश्न आ गया तो हमें वही फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा पर्टिकुलर, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रश्न में दी गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पलायन वेग की। पलायन वेग इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जैसा कि नाम है, पलायन कर जाए कोई चीज, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यदि किसी पिंड को जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई तक जाता है, वापस आ जाता है। क्यों वापस आ गया? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसको अपनी ओर खींच लिया। और अधिक वेग से फेंकते हैं तो कुछ और ऊंचाई तक जाता है और फिर वापस आ जाता है। और वेग से, ज्यादा वेग से फेंकते हैं तो और ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, लेकिन वो बार बार वापस पृथ्वी तल पर लौट आता है। लेकिन यदि हम किसी उपग्रह को इतना कम से कम वेग दे दें जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी भी पृथ्वी पर वापस न लौटे, तो उस दिए गए वेग को हम उस पिंड के लिए पलायन वेग कहेंगे। तो पलायन वेग क्या हुआ? किसी पिंड को या किसी उपग्रह को दिया गया वो न्यूनतम वेग है जिससे कि वो ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी वापस न लौटे। ऐसे वेग को हम उसका पलायन वेग कहेंगे। तो परिभाषा हमने यहां पर भी लिख रखी है, किसी पिंड या उपग्रह का पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, पलायन वेग कहलाता है। तो हमें यहां पर वर्ड न्यूनतम लिखा गया है। न्यूनतम मतलब हमें ज्यादा वेग दे सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना है, केवल हमें वह न्यूनतम वेग देना है जिससे कि वो जो है केवल गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। उसके बाद वो वापस वैसे भी नहीं लौटेगा।
है ना, अंतरिक्ष में कहीं भी चला जाएगा, वो तो पृथ्वी तब तक उसको खींच रही है जब तक कि वो उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में रह रहा है। उसको पार कर जाएगा तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो पलायन वेग का तो परिभाषा ये यहां से आप देख सकते हैं। अब इसका सूत्र कैसे निकालते हैं, पलायन वेग के लिए सूत्र, इसके लिए हम एक बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे और उससे जब निकालेंगे बहुत कम समय में आप आसानी से सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। दो तरीके हैं, हम उसमें से आसान वाला तरीका बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि हमें मालूम है कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला मालूम है। अब किसी पिंड को या किसी भी वस्तु को पलायन करने के लिए हम उसको उतनी ही ऊर्जा और दे दें तो कुल ऊर्जा शून्य हो जाएगी और वो पृथ्वी तल से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसी आधार पर हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। माना किसी पिंड का द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल पर, और पृथ्वी का द्रव्यमान m ही लेना है और उसकी त्रिज्या जो है r ही लेनी है। तो पृथ्वी तल पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर हो जाएगी -GeME/RE। यहां ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और RE पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पिंड को वेग VE से ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। पार कर अनंत पर जाए, अनंत पार कर अनंत दूरी पर चला जाए। और ये हम पिंड को न्यूनतम वेग दे रहे हैं। न्यूनतम, यहां वर्ड और लिख लीजिए, न्यूनतम। यहां पर हमने ये न्यूनतम शब्द और लिख दिया है, न्यूनतम। न्यूनतम यदि पिंड को न्यूनतम वेग v से ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अनंत दूरी पर चला जाए। तो अनंत दूरी पर जब चला जाएगा, उसको जस्ट पार कराना है, तो अनंत दूरी पर कुल ऊर्जा उसकी शून्य लेंगे और पृथ्वी तल पर जो कुल ऊर्जा होगी वो हम निकाल लेंगे। पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा है प्लस उसकी जो हम गति दे रहे हैं उस गति के कारण गतिज ऊर्जा होगी। इन दोनों का योग जो है बराबर होगा अनंत पर पिंड की कुल ऊर्जा। तो यहां पर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से लिखेंगे यहां पर पिंड की पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा बराबर होगी पिंड की अनंत पर
कुल ऊर्जा। तो पृथ्वी तल पर पिंड की कुल ऊर्जा जो है वो कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा और अनंत पर ऊर्जा जो होगी वो शून्य होगी। भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहती है, जितनी प्रारंभिक होगी उतनी अंतिम होगी। तो प्रारंभिक स्थिति में वस्तु कहां पर है, पिंड कहां पर है? पृथ्वी तल पर है। तो पृथ्वी तल पर जो उसकी कुल ऊर्जा है उसका योग बराबर होना चाहिए अनंत पर उस वस्तु की कुल ऊर्जा। तो अनंत पर कुल ऊर्जा शून्य होगी और पृथ्वी पर हम निकाल लेते हैं। देखिए पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है माइनस साइन के साथ। गतिज ऊर्जा हमने उसको वेग कितना दिया है? पिंड को द्रव्यमान उसका m है और वेग हमने न्यूनतम वेग दिया है, केवल उसको पार करना है। मतलब देखा जाए हमने उस वस्तु को कितनी ऊर्जा दी है? जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा है उसी के बराबर हमने गतिज ऊर्जा दे दी है, जिससे कि इसका योग समझो शून्य हो गया है। पिंड की अनंत पर कुल ऊर्जा शून्य हो जाए, बस हमें इतना ही करना है। ज्यादा वेग दे देंगे तो फिर अनंत पर ऊर्जा उसकी शून्य नहीं होगी, उसमें जो है गतिज ऊर्जा बनी रहेगी। तो इसलिए हमें केवल उतनी ही ऊर्जा देनी है जिससे कि वो बस कुल ऊर्जा शून्य हो जाए और फिर तो वो पिंड कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो आप इसको उधर ले जाते हैं, इसको 1/2 mve² बराबर हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा GME/RE। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो ve का वर्ग बराबर हो गया 2GME/RE। अब ve बराबर हो गया वर्गमूल 2GME/RE। ये आ गया जो है इसके वेलोसिटी या कहें पलायन वेग का फार्मूला एक। यदि हम यहां पर GME का मान रख दें तो हमें एक और फार्मूला पता लग जाएगा। वैसे परीक्षा में आता है तो आपको यहीं तक करना है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं E बराबर होता है GME/RE², तो GME का मान हो गया GRE²। ये समीकरण इसमें रख देंगे तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? BE बराबर हो जाएगा √2 और इसकी जगह लिख दिया हमने GRE का वर्ग/RE। तो ये RE से एक वर्ग कट गया तो फार्मूला हमारा आ गया पलायन वेग का। VE बराबर हो गया वर्गमूल 2GRE और इसका मान आता है जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी का मान रखिए 9.8, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर लेते हुए मीटर में बदल देंगे उसको और फिर मान रखेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग आ जाएगा। यानी किसी पिंड को यदि इतने वेग से फेंका जाएगा तो वो पिंड पृथ्वी तल से पलायन कर जाएगा और फिर वापस नहीं लौटेगा। तो इस सूत्र से हमें पता लगता है कि पलायन वेग जो है किस पर निर्भर करता है? देखा जाए तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो दो फार्मूले हमें प्राप्त हुए हैं और दोनों से ये पता लग रहा है कि जो द्रव्यमान था वस्तु का वो तो आ ही नहीं रहा फार्मूले में। तो किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता? ग्रह की जो त्रिज्या है, ग्रह की जो त्रिज्या है और कहां से पलायन करना है, कितनी ऊंचाई से करना है, पृथ्वी तल से करना है या किसी ऊंचाई पे ले जाकर के फिर उसको वेग देना है। तो इस बात पे निर्भर करेगा कि पिंड का वस्तु का पलायन वेग कितना होगा। तो अब हम देखिए अभी हमने इससे पहले जो है कक्षीय वेग निकाला था, अब हमने पलायन वेग निकाल लिया। तो इन दोनों में क्या संबंध है वे भी पूछा जाता है। तो कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध, पलायन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि जो
उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? उपग्रह का कक्षीय वेग VO बराबर होता है वर्गमूल GRE, देखिए मैंने ये नोट कर रखा है। और उपग्रह का पलायन वेग या पलायन वेग VE बराबर होता है, ये लिखा हुआ है √2GRE। समीकरण 1 समीकरण 2 भाग दे दीजिए इसको, है ना। तो VO बटे VE बराबर हो जाएगा वर्गमूल GRE बटे 2GRE, ये कट गया। तो VO बटे VE बराबर होगा 1 बटे √2, है ना, 2 बचा ना। तो VO बराबर हुआ है, सॉरी B त्रिशु गुणा करिए, VE बराबर हो जाएगा, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, V बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2VO। मतलब जो इसके वेलोसिटी होती है, जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग बराबर होता है वर्गमूल 2 गुणा कक्षीय वेग के। ये संबंध है किसी वस्तु के पलायन वेग और उसी वस्तु के कक्षीय वेग में। वो वस्तु पिंड भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं 2-3 प्रश्न की, जो कि इसी पर आधारित हैं, कक्षीय वेग और पलायन वेग आदि पर। देखिए, पहला प्रश्न हमने नोट कर रखा है। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न लेंगे जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित होंगे, और जो कि पहले हम जिसको डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किस तरह से गहराई में जाने पर या पृथ्वी तल से ऊंचाई में जाने पर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके आधार पर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज पहला प्रश्न है क्या कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर पलायन वेग पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह के कक्षीय वेग का आधा होगा। पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर पलायन वेग, तो माना वह ऊंचाई जो है h है, तो पलायन वेग का फार्मूला तब क्या हो जाएगा? पलायन वेग का फार्मूला, वैसे तो हमारा ये VE बराबर होता है GME और 2 होता है, यहां पर GME अपान RE होता है ना। और क्योंकि हमें ऊंचाई पता करनी है तो यहां पर हमने प्लस H कर दिया। और दूसरा है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का आधा होना है ना। पलायन वेग कक्षीय वेग का आधा होगा। तो कक्षीय वेग देखिए, कक्षीय वेग का फार्मूला जो है VO बराबर होता है वर्गमूल GME बटे यहां पर जो है RE प्लस, क्योंकि बहुत निकट है तो हमें यहां पर H नहीं लेना है और ME बटे RE ले लेना है ना। ये हो गया हमारा कक्षीय वेग। अब प्रश्न में जो दिया गया है कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर पलायन वेग पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह के कक्षीय वेग का आधा होगा, तो हमें आधा करना है ना। तो यहां पर VE बराबर कंडीशन क्या लगानी है? प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार V बराबर है 1/2 VO के। यही तो कहा गया है कि जो किस ऊंचाई पर पलायन वेग पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह के कक्षीय वेग के बराबर होगा। तो अब इसमें मान रख दीजिए, और क्या, VE का मान ये लिखना है √2GME बटे RE प्लस H बराबर है 1/2, और ये मान रखना है GME बटे RE। अब हमें क्योंकि H का मान निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क कर देंगे, है ना। तो वर्क करने पर, जिससे कि वर्गमूल हट जाए, वर्क करने पर तो वर्गमूल हट जाएगा 2GME बटे RE प्लस H बराबर हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और इधर वाला वर्गमूल हट जाएगा GME बटे RE। तो देखिए ये कट गया। अब हमें क्या करना है? तिरछी गुणा कर लेनी है।
मतलब हमारे पास क्या बचा, 2/RE प्लस एच बराबर है 1/4RE। त्रिशी गुणा करके एच का मान निकाल लीजिए, है ना। तो RE प्लस एच बराबर हो जाएगा 8RE। एच बराबर होगा 8RE माइनस RE, तो एच बराबर होगा 7RE। तो पृथ्वी की त्रिज्या से 7 गुनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या से 7 गुनी ऊंचाई पर क्या होगा कि पलायन वेग जो है वो अति निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह के कक्षीय वेग का आधा होगा। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न है जिसमें कि देखिए प्रश्न 2 देखिए, ऐसी कुछ कंडीशन दी गई। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के पलायन वेग के आधे वेग से परिक्रमा कर रहा है। यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है जो कक्षीय वेग है वो पलायन वेग का आधा है, ये दिया हुआ कंडीशन। पृथ्वी के एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी से पलायन वेग के आधे वेग से परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करो, है ना। तो यहां पर हम फॉर्मूला रखेंगे इसका, वो होगा GME अपान RE प्लस एच बराबर है √, 1/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 1/2, और इसका फार्मूला GME 2 यहां रहता है और RE। अब कि हमने प्लस एच नहीं लिखा उसमें क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ था, इसलिए वो कंडीशन हमें लगानी पड़ी। अब कि हम यही फार्मूले यूज करेंगे और हमें ऊंचाई पता करनी है ना, पृथ्वी से उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वैसे तो फार्मूले हमें यहां पर वैल्यू भी रख सकते हैं, चलिए इसका वर्क कर देते हैं दोनों तरफ। तो वर्क करने पर तो GME बटे RE प्लस एच बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा 2GME बटे RE, है ना। तो ये देखिए कट जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो हमारा और GME से GME कट जाएगा, तो क्या बचता है 1/RE प्लस एच बराबर हो जाएगा 1/2RE। गुणा कर दीजिए, RE प्लस एच बराबर हो गया 2RE के, तो एच बराबर हो गया 2RE माइनस एच, सॉरी RE, तो एच बराबर हो गया RE। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ये कंडीशन लग रही है। पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है 6400 किलोमीटर, तो एच का मान आ गया 6400 किलोमीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ था। तो इतनी ऊंचाई पर यह संभव है कि कोई कृत्रिम उपग्रह, जो भी कंडीशन दी गई वो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, कंडीशन लगानी है और आपको उससे संबंधित जो है उत्तर मिल जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है। तीसरा प्रश्न है एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है परंतु दोनों के औसत घनत्व समान हैं। यदि BP तथा B क्रमशः ग्रह तथा पृथ्वी के पलायन वेग हों तो सिद्ध करो कि BP बराबर हुए 2BE के। अब यहां पर घनत्व की बात दी गई है ना, तो हमें घनत्व के पदों में पलायन वेग का मान मालूम होना चाहिए, है ना। तो पलायन वेग का फार्मूला BE जो होता है पृथ्वी के लिए उसी तरह से ग्रह के लिए हो जाएगा। तो BE का मान होता है, अभी हम निकाल चुके हैं, वो ये है 2GME बटे RE, ये है। अब यहां पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान रख देते हैं, ME बराबर द्रव्यमान, ये क्या है द्रव्यमान है, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। अब आयतन, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है तो उसका आयतन का फार्मूला 4/3 पाई RE की घात 3 गुणा घनत्व, ये मान यहां पर रखते हैं। तो BE का मान हमें कुछ और मिल जाएगा, BE बराबर हो जाएगा 2G बटे RE तो रहेगा, ये द्रव्यमान का मान हो जाएगा 4/3 पाई RE की घात 3 बटे गुणा ये घनत्व है।
रो। तो आर से ये कट गया, घात 2 आ जाएगी यहां पर और सब गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए 8/3 जी पाई आर ई वर्ग गुणा ये इतना हो गया। ये हो गया पृथ्वी के तल से पलायन वेग का घनत्व के टर्म में जो है फार्मूला। और वैसे आर हम निकाल सकते हैं बाहर, देखिए आर का वर्ग है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो आर बाहर आ गया और बचता है हमारे पास 8/3 जी पाई रो। इसी आधार पर हम उस दिए गए ग्रह के पलायन का सूत्र लिख सकते हैं, पलायन वेग का सूत्र लिख सकते हैं। इसी आधार पर ग्रह का पलायन वेग का सूत्र यहां पर बताया गया है कि जो त्रिज्या है वो ग्रह की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी आरपी बराबर है 2RE। ये दिया हुआ है, ये हमने यहां पर RE जो है वही पृथ्वी की त्रिज्या ली है हमने, तो यहां पर भी हम स्मॉल RE लिख देते हैं, है ना। तो इस आधार पे फॉर्मूला लिखिए तो क्या हो जाएगा, BP ग्रह का पलायन वेग हो जाएगा, RE की जगह पर क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, है ना। RP पहले लिख लिया मैंने, वर्गमूल बाकी सब चीज तो वही रहेगी क्योंकि उसका जो है घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर ही है और तो ये कांस्टेंट है, नियतांक है। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर जो कंडीशन दी गई कि आरपी जो है 2RE के बराबर है, तो लिख दो 2RE, है ना। यहां पर लिख दिया हमने 2RE और वर्गमूल 8/3 जी पाई रो। ये समीकरण हो गई हमारी 2, ये समीकरण है 1। अब 1 और 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, BP/BE बराबर हो जाएगा, BP का मान ये है 2RE वर्गमूल 8/3 जी पाई रो बटे ये RE अंडर रूट 8/3 पाई जी पाई रो। तो देखिए ये सब पूरा कट गया, ये कट गया, ये कट गया। हमारे पास जो बचा है वो है BP/BE बराबर है 2 के, BP बराबर है 2BE। अब E यदि कैपिटल है तो इसको कैपिटल कर सकते हैं, इसमें तो कैपिटल स्मॉल में कोई अंतर नहीं। यही हमें सिद्ध करना था कि उस ग्रह का पलायन वेग जो होगा वो 2 गुना होगा पृथ्वी के पलायन वेग का, ये सिद्ध करना था, BP बराबर 2BE। तो हमने क्या किया, यहां पर जो पलायन वेग का सूत्र घनत्व के पदों में प्राप्त किया, और वो भी कैसे, उस पृथ्वी के द्रव्यमान का मान रख करके। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो इस तरह से हमें एक पलायन वेग का नया सूत्र प्राप्त हो गया, और वो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ था। यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या आई थी, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी की ग्रह की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी थी, तो हमने वो रख करके ग्रह का पलायन वेग पता किया, फिर उसमें संबंध पता कर लिया, तो हमें वो जो है सिद्ध करना था वही प्राप्त हो गया। तो इस तरह से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादातर आते हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे प्रश्न भी लेंगे जैसे कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की सभी बातें पूरी तरह से समझ में आई होंगी, और आशा है कि आप जो है दूसरे अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।